नमस्कार, मैं नितिन कांत अहलूवालिया एडवोकेट आरएनआर लॉ फर्म की ओर से आज आपको एक लीगल जानकारी दूंगा। ये लीगल जानकारी है चेक बाउंस के मामलों में। आजकल मैं देखता हूं कि कई सारे लोग गूगल ज्ञान के ऊपर बहुत सारे फैसले ले लेते हैं और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। कानून लिखा हुआ एक अलग विषय है, परंतु रोजाना हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स की नई नई रूलिंग्स आती हैं जिसके अनुसार हमारा कानून थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो हमें उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए जिससे कि आपको नुकसान ना हो। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस की। चेक बाउंस होता क्या है? चेक बाउंस जो किताब में लिखा गया है, जो कानून है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। वो ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए चेक का अनादरण अर्थात डिसऑनर ऑफ चेक अपर्याप्त निधि अर्थात इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण हो गया है तो वो इस परिधि में आता है। समय बीतता गया, कानूनों में परिवर्तन हुआ। अब आज की तिथि में केवल अपर्याप्त निधि का होना जरूरी नहीं होता। आज की तिथि में यदि किसी व्यक्ति ने अपना खाता बंद कर दिया हो, उसने अपना पेमेंट रुकवा दिया हो, उसके सिग्नेचर मैच ना हुए हों, ओवर राइटिंग की गई हो या अन्य कारण भी हो सकते हैं, उसका खाता ही बंद हो गया हो, तो भी सेक्शन 138 अर्थात चेक बाउंस का मुकदमा आकर्षित होता है और आप इसमें मुकदमा योजित कर सकते हैं। चेक बाउंस के मुकदमों के लिए आपको थोड़ा सा विजिलेंट होने की जरूरत होती है क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल मुकदमे होते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि किसी भी चेक को आपको बैंक में प्रस्तुत कब करना है। आपको उस चेक को उस पर लिखी गई तारीख के 3 महीने के भीतर बैंक में प्रस्तुत करना है भुगतान के लिए। पहले अवधि 6 महीने होती थी, पर अब यह अवधि 3 महीने की होती है और चेक्स पे लिखा भी आने लग गया है। कई लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि एक बार डिसऑनर होने के बाद हम कितनी बार लगा सकते हैं? अरे भैया, आपका चेक है, आप उसे 10 बार लगाइए, 20 बार लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब डिसऑनर होने के बाद आपने कोई नोटिस भेज दिया है, उसके बाद उस चेक को नहीं लगाना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, अन्यथा आपका मुकदमा खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? सपोज कीजिए 1 अप्रैल 2021 को आपका एक चेक बाउंस हो गया किसी भी कारणों से, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, और सपोज कीजिए आपने विद इन 30 डेज अर्थात 10 अप्रैल को उस व्यक्ति को नोटिस भेज दिया जो कि उस व्यक्ति को 20 अप्रैल को मिला। अब 20 अप्रैल कहां से हम डिटेक्ट करते हैं? आजकल के जमाने में हम ट्रैक रिपोर्ट निकालते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है डाक विभाग की। 20 अप्रैल को चेक जारी करने वाले व्यक्ति को वो प्राप्त हुआ, तो यहां से 15 दिन का समय हम गिनना शुरू करेंगे। 20 तारीख को हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। अब 5 मई 2021 तक उसने आपका पेमेंट नहीं किया, तो जो वो पेमेंट नहीं किया तो आपका कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज होता है वो आपका 6 मई 2021 को होता है। तो कई बार लोग क्या कर जाते हैं, कई बार लोग 5 मई, जैसे इस प्रकरण में मैं बता रहा हूं, आपने यही मुकदमा आपने 2 या 3 मई को डाल दिया, तो आपका मुकदमा प्री मैच्योर मुकदमा हो जाएगा और आपका केस और आपकी रकम दोनों गए समझिए। अब मैं आपको बताता हूं चेक बाउंस के मुकदमों की मुख्य बातें। सबसे पहली बात समझिए, चेक बाउंस का मामला एक क्रिमिनल प्रक्रिया है, ये सिविल प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और जितनी धनराशि का चेक है उससे दोगुनी धनराशि तक का आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, पेनल्टी इंपोज की जा सकती है।
दूसरी बात, ये कानून लागू कब होता है? ये कानून लागू होता है लीगल ट्रांजैक्शंस पे, इलीगल ट्रांजैक्शंस पे नहीं। सपोज कीजिए आप अपने एक दोस्त के साथ जुआ खेल रहे हैं, जुए में आप 1,00,000 रुपए हार गए और आपने कहा कि लो भाई मैं आपको 1,00,000 रुपए का चेक दे रहा हूं, और वो चेक बाउंस हो जाए, तो आपको कोई रिलीफ, कोई आपको उपचार इस कानून के अंतर्गत नहीं मिलता, क्योंकि ये अपने आप में एक इलीगल ट्रांजैक्शन है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। रमेश ने सुरेश से कहा कि तू उमेश को पीट के आ या मार के आ, और रमेश ने सुरेश को एक 50,000 रुपए का चेक काट के दे दिया। रमेश ने सुरेश को चेक भी दिया, अपने हाथ से लिख के दिया। सुरेश ने उमेश की पिटाई भी कर दिया, मार दिया। अब सुरेश ने अपने खाते में ये चेक प्रस्तुत किया, वो बाउंस हो गया, तो क्या ये अपराध हुआ? नहीं, चेक बाउंस के मामले में इसको अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इलीगल पर्पस के लिए दिया गया चेक था, जिसको 138 की धारा, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की है, कवर नहीं करेगी। ये एक इलीगल ट्रांजैक्शन हो जाएगी, और इलीगल ट्रांजैक्शन को कोई प्रोटेक्शन इस एक्ट में नहीं है। चौथी मुख्य बात, जिस भी व्यक्ति से आप चेक ले रहे हैं उसका आधार कार्ड जरूर लें, और आधार कार्ड नहीं है तो कोई उसका ऑथेंटिक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जरूर लें, जिससे कि हम कोर्ट में ये साबित कर पाते हैं कि ये जो हमने नोटिस भेजा है ये उसके प्रॉपर एड्रेस पे भेजा है। तो उस कंडीशन में अगर वो कोई मैनिपुलेशन करता है डाकिये से मिलके, तो कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करती, वो मानती है कि प्रॉपर एड्रेस पे भेजा गया है, और उस पर तामील अर्थात सर्विस ऑफ नोटिस पूर्ण मान ली जाती है, और आपके मुकदमे में कोई रुकावट नहीं आती। पांचवी महत्वपूर्ण बात, कई लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि यह मुकदमा 138 का चेक बाउंस का रिप्रेजेंटेटिव सूट के रूप में भी डाला जा सकता है, रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट के रूप में डाला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, कोर्ट में नहीं आ सकता, कोई व्यक्ति ऐसा है अक्सर बाहर रहता है, नहीं जा सकता बार बार कोर्ट, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से इसको डाल सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उस चेक के लेन देन, जो भी उनका व्यवहार हुआ है, जो भी उनका लेन देन हुआ है, उसने उस पूरे प्रोसेस को देखा हो, तो वो उस मुकदमे को डालने के लिए उनकी तरफ से ऑथराइज किया जा सकता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव इस मुकदमे को फाइल कर सकता है, अपने बयान दर्ज करा सकता है, उस मुकदमे के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। अभी कुछ समय पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन इस एक्ट में इंसर्ट की गई है, प्रोड्यूस की गई है, सेक्शन 143A। वो सेक्शन ये कहती है कि जिस धनराशि का चेक न्यायालय के सामने विचारण के लिए रखा गया है, कोर्ट में, अर्थात कोर्ट कर सकती है, इट इज नॉट मैंडेटरी प्रोविजन फॉर द कोर्ट, कोर्ट शैल वर्ड नहीं यूज किया गया, कोर्ट में वो ऑर्डर कर सकती है कि उस चेक की धनराशि का 20% जो मुकदमा योजित करने वाला व्यक्ति है, जिसने मुकदमा योजित किया है, मुकदमा डाला है, उसको एक्यूज्ड पर्सन से दिलाए। अब इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है कि अगर इसको मैंडेटरी प्रोविजन बना दिया जाता, तो सपोज कीजिए आपका कोई कर्मचारी आपके घर से या दुकान से एक चेक लेता, आपका हस्ताक्षर किया हुआ, और उसमें 10 करोड़ रुपए भर के आपके खिलाफ एक मुकदमा योजित कर देता, तो उस कंडीशन में उसका 20% आप कहां से जमा करते? कोर्ट का काम यह भी देखना होता है, खास तौर से 138 के मामलों में, अर्थात चेक बाउंस के मामलों में, कि क्या जो व्यक्ति मुकदमा योजित करने आया है, क्या उसके पास इतने सारे रिसोर्स थे कि वो इतने पैसे का अरेंजमेंट कर पाता। अन्यथा अगर कानून इसमें एक मैंडेटरी प्रोविजन बना देता कि नहीं जी देने ही देने हैं, तब तो बहुत इसका दुरुपयोग होने की संभावना थी। इस वजह से हमारे कानून के निर्माताओं ने जो ये इंजर्शन किया है, बहुत सोच समझ के किया है। 143A, अगर आपका केस जेन्युइन
लगता है प्राइमा फेसाई कोर्ट को, तो आपको 20% उस मुलजिम के जमानत कराने के कुछ समय बाद मिल जाता है। और अगर सपोज कीजिए कि वो मुलजिम जिसने 20% ऐसा दिया है आपके किसी केस में, वो बरी हो जाता है, कोर्ट पाती है कि नहीं, ये चेक बाउंस का मुकदमा सही नहीं था, गलत था, तो उस दशा में जो मुकदमा आयोजित करने वाला व्यक्ति है, उस एक्यूज पर्सन को, जो उस समय एक्यूज पर्सन ने आपको 20% का पेमेंट किया था, सपोज कीजिए 1 लाख पे उसने आपको 20,000 रुपए दिए थे, तो मुकदमा खत्म होने पे अगर वो व्यक्ति छूट जाता है, बरी हो जाता है कोर्ट से, तो वह अमाउंट आपको रिटर्न करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जो भी आरबीआई का जो प्रचलित ब्याज दर होगा उसके अनुसार। अगर आपको हमारी आज चेक बाउंस के मामले से संबंधित वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के यह भी बताइए कि आगे किस कानूनी राय को आप जानना चाहेंगे, किस कानूनी विषय के बारे में आप जानना चाहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम शीघ्र अतिशीघ्र आपको उसके संबंध में जानकारी दें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।